हाँ अपने अपने उसको अपने अपने ये ऑडियोज याद को ऑन कर लीजिए ये मैं ना कर दूं ना। और लेट अस वर्क ऑन इट एंड थैंक यू एवरीबॉडी एंड नमस्ते टू ऑल। आज थैंक यू। हमारा सब्जेक्ट जो है वो है ऑन प्राणायाम एंड धारणा। अब मुझे पता नहीं है कि इसमें और क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे या आप लोग और बात करना चाहेंगे, लेकिन मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आज और कल इसको दोनों को कैरी ऑन कर लूं, दोनों दिन इसी सब्जेक्ट को कैरी ऑन करूं। मेरे को ऑनलाइन जो मैं अपने वीडियोस पोस्ट कर देता हूं फेसबुक पे और अपने पर लाइन के ऊपर, अपने टेम्पल के लाइन के ऊपर, उसके ऊपर मेरे को क्वेश्चन आए हैं। तो नमस्ते श्वेता जी। नमस्ते सर। नमस्ते सभी को। सबसे पहली बात यह है श्वेता जी, मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, ठीक है? क्योंकि आपका नाम मेरे टेलीफोन में से आउट हो गया है, तो आप अपना एक व्हाट्सएप मैसेज मेरे को भेजिए तो मैं उसको फिर इनकॉर्पोरेट कर लूंगा। जी 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 ठीक है। अच्छा, इसमें बात यह है कि मेरे पास जो वो ऑनलाइन वाले मेरे जो चलते हैं, मैं जो इनको पोस्ट करता हूँ, जो भी बात करता हूँ आप लोगों के साथ, ये सारे मैं वीडियोस को फेसबुक पर भी और अपने टेम्पल के उसके ऊपर भी, वीडियो पर भी मैं पोस्ट कर देता हूँ, हिंदू मंदिर के ऊपर भी। तो इसको कुछ समय बाद लोग देखते हैं। कुछ एक वीडियोस ऐसे हैं जिस पर मेरे को 1500 से ज्यादा व्यूज मिले हुए हैं। मैं उन लोगों को जानता नहीं हूँ किसी को भी, और उसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने उसमें कमेंट्स भी किए हुए, बहुत थोड़े हैं, मतलब मोस्टली कमेंट करते हैं कि वेरी नाइस, फैबुलस वगैरह वगैरह। तो एक उसमें से जिसमें हम लोगों ने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र, इसकी समरी पर एक बार हमने बात की थी। उस वाला जो मेरा वीडियो है, उस वीडियो पर मेरे को काफी सारे 1000 से ऊपर व्यूज मिले हुए हैं। तो उस पर एक किसी इंसान ने ये कहा था कि मेरे फ्री विल के ऊपर पूछना है आप, मतलब अगर सब कुछ भाग्य के द्वारा प्रारब्ध है, अगर भगवान ने सब कुछ डिटरमिन किया हुआ है, आपके साथ ऐसा ही होने वाला है, यहाँ जन्म होगा, यहाँ भोग होगा, यहाँ आपकी मृत्यु होगी, फिर फ्री विल इंसान की क्या होती है? तो ये उन्होंने प्रश्न पूछा है मेरे से। मैं होप करता हूं अगले सैटरडे मैं इस फ्री विल को ही अपना सब्जेक्ट बनाकर पोस्ट करूंगा, और होप करता हूं कि वो इसको देखेंगे और इसको सुन सकेंगे, तो उनको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगले सैटरडे मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा। आप लोगों ने इसी टॉपिक और भी कुछ पूछना हो तो बिल्कुल अपने प्रश्न तैयार रखिएगा। बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत सारे प्रश्न इसको लेके दिमाग में आते रहते हैं, तो जरूर पूछ लीजिएगा। आइए अब आज के टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं जो पूछा गया है उस पर। 12 प्राणायाम और धारणा। अब इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो नंबर और फिगर देने की एक था है ना, ये वेस्टर्न वर्ल्ड का सब्जेक्ट, ये वेस्टर्न वर्ल्ड का वे ऑफ वर्किंग है। कोई 8 प्राणायाम, कोई 14 16 प्राणायाम, कोई प्राणायाम, इस तरह से बातें करते हैं ये लोग। ये जो नंबर है ना, हमारे इंडियन सिस्टम में नहीं है, हम इस पर काम नहीं करते। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसको 12 बुलाएंगे कि 10 बुलाएंगे, 8 बुलाएंगे या 16 बुलाएंगे, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी रियलिटी ये है, प्राणायाम जो होते हैं ना, वो हर मनुष्य को अपनी अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से करने चाहिए, हर इंसान को। कुछ प्राणायाम मुक्त होते हैं जो कि करने की कोशिश सभी को करनी चाहिए। कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं जो कि हर कोई नहीं कर पाता। हर कोई नहीं कर पाता, उसके लिए बता दूं कि नहीं आपको 12 ही करने पड़ेंगे या 18 करने पड़ेंगे, डजंट मेक एनी सेंस। कि वो फिर वो जो करने वाले होते हैं वो भी वो छोड़ देते हैं। इसीलिए नंबर के ऊपर मत जाइए। तो दैट इज माय फर्स्ट क्लैरिफिकेशन ऑन द सब्जेक्ट कि किसी नंबर पे मत जाइए। नेक्स्ट थिंग इज दिस, मुक्त प्राणायाम और उसके बाद धारणा। इसमें पर्पस क्या है? बस ये है कि मुझे धारणा करनी है, धारणा पहले करनी है, ध्यान और फिर समाधि पे जाना है। अगर ये है कि मुझे धारणा पहले करनी है, धारणा अचीव करनी है, धारणा कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड, ठीक है, अब मेडिटेशन की तरफ पहला स्टेप, जो मेडिटेशन की तरफ पहला स्टेप है वो धारणा है।
कंसंट्रेशन नहीं बैठेगी, आप ध्यान पे नहीं जा पाएंगे। ठीक है ना, ये बताया गया है। जब तक धारणा नहीं बैठेगी तब तक ध्यान में नहीं जा पाएंगे। अब धारणा को भी ये क्लैरिफिकेशन क्लासिफिकेशन कर देते हैं, देयर आर 4 स्टेप्स, 22 स्टेप्स, 5 स्टेप्स, उस तरह करते रहते हैं, उसमें मत जाइए। पहला होता है जिसमें कि डिस्टर्बेंसेस कट आउट हो जाते हैं, सेकंड होता है जिसमें मेडिटेटिव स्टेट अटेव हो जाती है, तीसरा होता है जिसमें विचार निकल जाते हैं, चौथा होता है जिसमें आनंद की अनुभूति होती है, पांचवा। उसमें मत जाइए, क्योंकि उसमें जाएंगे तो आप सिर्फ कंफ्यूज होंगे और धारणा नहीं बैठेगी। लेट इट हैपन नेचुरली, लेट इट हैपन टू द वे इट वांट्स टू हैपन। तो प्राणायाम बहुत जरूरी है धारणा के लिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब ब्रेथ कंट्रोल में नहीं आएगी तक फ्लो ऑफ थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं, वो कभी कंट्रोल नहीं होते। जो दिमाग में थॉट्स हमेशा चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहते हैं, सोते हुए भी चलता रहता है। वो तब नहीं बंद होगा जब तक कि ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन बात है। अभी भी कोई थॉट को डिस्टर्ब करना चाहे तो ब्रेथ को होल्ड कर लीजिए, लंबा सांस लीजिए, फिर होल्ड कर लीजिए, फिर छोड़िए, थॉट अपने आप खत्म हो चुका होगा, चला जाएगा। कोई भी थॉट नेचुरल आपने खींच के नहीं लाया हुआ, जो नेचुरली आया हुआ है, जो आप लाए हुए हैं वो तो तब तक नहीं जाएगा जब तक उसको हटाएंगे नहीं। प्राणायाम इसके लिए जरूरी है कि बॉडी जो है वो धारणा के लिए तैयार हो जाए। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि हमको पहले धारणा अचीव करनी है, कंसंट्रेशन अचीव करनी है, हमको दिमाग एक फोकस पे लगाना है, मैंने कभी भी जिंदगी में कोई मोमबत्ती वगैरह यूज नहीं की। बहुत सारे लोग करते हैं कि हमने एक मोमबत्ती लगा दी है, उसी पर ध्यान लगा के बैठे हैं, फाटक किया हुआ है, आंखें उसी पर जमी हुई हैं। आप चाहें तो कर सकते हैं, मैंने कभी नहीं किया। ना ही मैंने कभी ये ट्राई किया है कि मैं किसी एक चीज के ऊपर, फोटो के ऊपर, ओम की ध्वनि के ऊपर, या किसी स्टैचू के ऊपर, या किसी मूर्ति के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके मेडिटेट करूं। मैंने वो भी ट्राई नहीं किया, कभी किया नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अपने अनुभव से बता सकता हूँ और जो मैंने पढ़ा है वो बता सकता हूँ। प्राणायाम करने से क्या होता है कि क्योंकि ब्रेथ जो है वो अंडर कंट्रोल आ जाता है, ब्रेथ के अंडर कंट्रोल आने से जो मन के अंदर आ रहे विचार और विकार हैं, जो थॉट्स हैं, वो भी कंट्रोल में आ जाते हैं। वो कंट्रोल में आते हैं तो हमारे लिए ये इजी हो जाता है कि हम थॉट्स को बाहर ही रोक दें, और अगर आए तो उनको बाहर खदेड़ दें कि भैया मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है इस वक्त, डोंट कम टू मी, आई डोंट नीड अ थॉट, को बाहर ही रख दें। अब इसमें एक चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है, मंत्र है। अगर आप प्राणायाम के साथ मंत्रों को भी रिसाइट करते हैं तो वो हेल्प करता है। वो मंत्र में चाहे सिर्फ ओम की ध्वनि क्यों ना हो, मगर वो हेल्प करती है। अगर आप उसके साथ दूसरे मंत्रों को रिसाइट करना चाहें तो भी बहुत हेल्प करता है। इवन इफ इट इज वन मंत्र रिपीटेटिवली रिसाइटेड ओवर अगेन एंड अगेन, भी वो हेल्प करता है। और इसमें जो मंत्र को अगर आप कहीं पर, सपोज आपने कोई वो ऑडियो रिकॉर्डिंग लगा दी जहां मंत्रों का पाठ हो रहा है और आप बैठे हुए हैं और मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी हेल्प होती है। क्योंकि बाहर से वो मंत्र आते हैं, अगर आप उनके साथ सिंक हो जाते हैं और आप उनको अपने साथ साथ मन के अंदर रिसाइट करना शुरू करते हैं और आस्ते आस्ते इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम, देन इट हेल्प्स। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। प्राणायाम, मैं इस पर आऊंगा। इसमें अगर धारणा को अचीव करना है और प्राणायाम को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए आसन भी बहुत जरूरी है। अकेले बिना आसन के प्राणायाम नहीं होगा। और आसनों के साथ अगर फिर मैं बात करूंगा तो यम नियम की भी बात करूंगा कि वो भी बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें जरूरी हैं टू अचीव दिस। तो यम नियम में जरूरी क्या है? यम नियम में जरूरी है, पहली बात, भोजन। ऐसा भोजन लेते हैं, अगर शुद्ध और पाक भोजन नहीं है तो मेडिटेट करना भूल जाइए। जो एक्साइटमेंट वाला भोजन होता है, तामसिक भोजन होता है, राजसिक भोजन होता है, वो आपको मेडिटेट करने नहीं देगा, क्योंकि वो विचारों के अंदर खलबली मचाता ही रहेगा
और अंदर सिस्टम के अंदर वो बैठा रहेगा और खलबली करता ही रहेगा। तो उस भोजन के ऊपर आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। नंबर 2, आपकी जो दिनचर्या है, आप करते क्या है? आप सारा दिन पूरी बेईमानी में लगे हुए हैं, सारा दिन आप कोई गलत काम कर रहे हैं, या वुमेन को चेज कर रहे हैं या मैन को चेज कर रहे हैं, भी आपका दिमाग नहीं लगेगा। मेडिटेशन में तो दिमाग लगेगा ही नहीं। सो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ जाती है। यहीं पर यम नियम की जरूरत पड़ जाती है। अगला ये पड़ जाता है कि हमने स्वस्थ अपने आप को साफ सुथरा रखा या नहीं रखना, या गंदे बैठे हुए। तो गंदे रहेंगे तो वो फिर वो दिमाग ध्यान वगैरह नहीं लगेगा। तो शौच शुद्धता बहुत जरूरी हो जाती है। और आराम से आसन में बैठना, प्रीति के साथ बैठना, और कोशिश करके एकांत बैठना, ये सब चीजें जरूरी हो जाती है। तो आसन में क्या होता है कि आसन आप जितने मर्जी जैसे मर्जी कर सकते करिए, बट मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं कि अगर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार के सारे 12 के 12 जितने अंग हैं उसके सारे के सारे, वो सारे 12 अंग सूर्य नमस्कार के, 1 लेफ्ट साइड 1 राइट साइड, 24 अंग हो जाते हैं। अगर आप सूर्य नमस्कार को 10 बार, 5 बार, 15 बार, 20 बार कर लेते हैं तो आपकी वो आसन की पूर्ति हो जाती है जो आपको करने चाहिए। क्योंकि बैक जो है वो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाती है सूर्य नमस्कार करने से। बैक भी, हिप भी, नेक भी। जब ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इसके अंदर तो फिर बैठकर मेडिटेट करने में आसानी आ जाती है। ठीक है? क्योंकि वैसे भी जो आसन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं लोग, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में, वो आपको सारे बैक वाले आसन ही प्रिस्क्राइब करते हैं टू गो बिफोर गो इनटू मेडिटेशन, वही प्रिस्क्राइब करते हैं। मैंने ही अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा हुआ है कि अगर मैं सूर्य नमस्कार कर लेता हूँ, उसके बाद प्राणायाम में बैठता हूँ, तो मुझे एडवांटेज होती है, मुझे उससे बहुत ज्यादा सुविधा होती है। अब प्राणायाम, मैं प्राणायाम पे आ जाता हूँ। मेरे विचार से 12 प्राणायाम गिनती करके करने का कोई मतलब नहीं होता है। जो आपको सुविधा हो वो वाले प्राणायाम जरूर करें। मगर कौन से कुछ ऐसे प्राणायाम है जो कि जरूर ही करने चाहिए, वो प्राणायाम कौन से हैं? उसमें से पहला प्राणायाम जो आपको जरूर करना पड़ेगा वो है कपालभाति। कपालभाति इज अ मस्ट। आपको सबको पता है कपालभाति प्राणायाम क्या होता है। जो पेट को पंप करने का प्राणायाम होता है, उसमें ये जरूरी होता है कि आप पेट को पंप कर रहे हैं और मुंह से उसके सांस को आप बाहर निकाल रहे हैं, या नाक से ही निकाल रहे हैं, लेकिन उसको आप रैपिड फायर करते हैं। उसमें चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उसकी बेली की इन्वॉल्वमेंट होती है, और उसमें होल्ड नहीं करना होता, बिल्कुल होल्ड नहीं करना होता। तो कपालभाति पहला है। अगर नहीं पता तो रामदेव के वेबसाइट पे जाके कपालभाति ढूंढ लीजिए, वो बहुत अच्छी करते हैं और बहुत इतना समझाते हैं। कपालभाति प्राणायाम पहला है जो कि बहुत जरूरी है। मैं आपको ये बता सकता हूँ, अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कपालभाति करते ही मेडिटेशन में पहुंच गया, अगले की तो मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कपालभाति जो होता है वो थॉट्स को कंट्रोल करता है, फ्लक्चुएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स दिमाग में जो चलती रहती है उनको भी कंट्रोल करता है, और बॉडी को तो करती है, क्योंकि खाली स्टमक, खाली पेट ही आप कपालभाति कर सकते हैं, खाना खाने के बाद नहीं कर सकते। खाना खाने के बाद कोई भी प्राणायाम आप नहीं कर सकते। तो कपालभाति का प्राणायाम जो है वो खाली पेट ही होता है, इसलिए वो थॉट सब बॉडी के अंदर वो कंट्रोल कर लेता है। तो कपालभाति बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, कि आपकी जो सांसें हैं वो दोनों टाइप तरफ से बैलेंस तरीके से चलें, तो उसके लिए अनुलोम विलोम भी जरूरी हो जाता है। अनुलोम विलोम लेफ्ट और राइट। ठीक है? हमेशा याद रखें अनुलोम विलोम करते वक्त कि आपको हमेशा लेफ्ट से शुरू करना है, ऑलवेज। और शुरू कैसे करना है? शुरू करना है बाहर निकाल कर। द फर्स्ट एक्शन इज टू थ्रो द ब्रेथ आउट, एंड देन टेक द ब्रेथ इन फ्रॉम द लेफ्ट, होल्ड द लेफ्ट, breath out from the right, breathe in from the right, hold the right, breathe out from the left, breathe in from the left, hold the left, breathe out from the right,
ब्रीद इन फ्रॉम द राइट, होल्ड द राइट, ब्रीद आउट और ब्रीद इन एक सांस का मेजर होता है, वो आपको करना है और उसके बाद आपको होल्ड करके दूसरे पे ट्रांसफर करना है, लेकिन पहला ऑलवेज लेफ्ट, याद रखना है। तो अनुलोम विलोम में बहुत सारे लोग जो हैं वो 3 टाइम्स लेफ्ट, 3 टाइम्स राइट और फिर 3 टाइम्स लेफ्ट और फिर 3 टाइम्स राइट ये भी करते हैं। ये आपकी मर्जी है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो 1 1 1 1 करके कर सकते हैं। अनुलोम विलोम से सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो होता है हार्ट को, हार्ट के पेशेंट को। अनुलोम विलोम से हार्ट की कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट इसीलिए हो जाती है क्योंकि दोनों नासिकाएं जो हैं, जो कि बाई नासिका और दाई नासिका दोनों एक साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन में चल रही हैं। जब दोनों परफेक्ट कॉम्बिनेशन पे चलती हैं तो उसका असर हार्ट पे अच्छा पड़ता है। जब हार्ट की एक्टिविटीज अच्छी हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी, तो धारणा करने में सुविधा होगी। जब आपका बैलेंस्ड ब्रीदिंग हो जाएगा, लेफ्ट का भी राइट का भी, तो धारणा में सुविधा होगी, डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगी। ठीक, तो अनुलोम विलोम दूसरा प्राणायाम है जो कि कहिए जब आपने प्राणायाम करने होते हैं तो। इसके बाद तीसरे, चौथे, पांचवें प्राणायाम आपको करने हैं। उसमें सबसे जरूरी है कि एक भस्त्रिका कर सकते हैं आप। भस्त्रिका जो होती है वो जोर जोर की ब्रीदिंग होती है और वो भी स्टमक इन्वॉल्व करती है। वो आप जोर से खींचते हैं, जोर से छोड़ते हैं, जोर से खींचते हैं, जोर से छोड़ते हैं, छाती में भी, बेली में भी, दोनों में करनी पड़ती है भस्त्रिका। तो आप नाक से ही सांस लेते हैं जोर से, नाक से ही सांस छोड़ते हैं जोर से, मगर बहुत रैपिडली जोर जोर से खींचते हैं, जोर जोर से छोड़ते हैं। उससे क्या होता है, उससे कि सिस्टम की शुद्धि होती है, प्यूरिफिकेशन होती है। अगर अंदर जमी हुई मैल, गंदगी वगैरह है तो वो साफ हो जाती है। तो भस्त्रिका की भी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, अगर करनी है तो भस्त्रिका करनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिए अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, प्राणायाम कर लीजिए अगर आपने धारणा ध्यान देना है। दूसरी, अब ये कुछ प्राणायाम है, अगर आपको गर्मी बहुत डिस्टर्ब कर रही है तो शीतकारी, शीतली प्राणायाम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। मुझे कभी वो डेली बेसिस पे जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ी और वैसे भी कभी मेडिटेशन करने के लिए जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। शीतकारी होता है जबकि टंग को हम रोल करके अंदर कर लेते हैं, उससे हम सी जैसी आवाज करते हुए ब्रीद इन करते हैं। ऐसे टंग को रोल इन कर लिया ऐसे, और फिर उसमें हमने ब्रीद किया इन, और ब्रीद करते हुए हमने आवाज की सांस लेते हुए मुंह से, लाइक दिस। जब आप इस तरह से सांस लेते हैं क्या होता है कि शरीर ठंडा हो जाता है। जो गर्मी बहुत लग रही होती है वो गर्मी नहीं लगती, वो फिर ठंड, गर्मी हट जाती है। जब आप ऐसे 10 15 20 सांसें इस तरह की लेंगे, और रिलीज करने के लिए आप मुंह से भी कर सकते हैं, नाक से भी कर सकते हैं, लेकिन लेते वक्त तो आपको मुंह से ही लेना पड़ेगा। अब इसी शीतकारी की दूसरी शीतली होती है जिसमें आप को फोल्ड कर लेते हैं ऐसे ऐसे, वो उससे आप जब ब्रीद इन करते हैं तो वो हो जाती है शीतली। उसका भी वही इफेक्ट है जो शीतकारी का है, अपने अंदर ठंड रखने के लिए, शरीर में गर्मी को दूर करने के लिए। तो अब ये डिस्क्राइब्ड प्राणायामों में आपको ये दिख जाएगा, लोगों ने लिखा हुआ है कि शीतकारी भी करिए, शीत भी करिए, और ये भी करिए, वो भी करिए, मगर मेरे को ये वाले प्राणायाम मेरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते, बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि मेडिटेशन में ये बहुत हेल्प करते हैं। ये आपकी आसन में हेल्प कर सकते हैं कि मुझे गर्मी लग रही है तो मैंने कर लिया, लेकिन ये मेडिटेशन की तरफ जाने वाले प्राणायाम मोस्टली नहीं होते। अब इसमें और 2 किस्म के प्राणायाम जोड़े जाते हैं जो कि सूर्य भेदी, चंद्र भेदी कहे जाते हैं। सूर्य भेदी और चंद्र भेदी। सूर्य भेदी का मतलब है जब मेरे को अपनी राइट नॉस्ट्रिल को क्लीन करना है तो, और चंद्र भेदी वो जब मेरे को अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लीन करना है तो। सूर्य भेदी वो होता है कि मैंने लेफ्ट को बंद कर दिया और राइट नॉस्ट्रिल से मैं जोर जोर से सांस ले रहा हूं, तो भस्त्रिका ही है, मगर भस्त्रिका पूरे नाक से ना करके एक तरफ के नाक से।
उसके करने से क्या होता है कि वो नॉस्ट्रिल क्लीन हो जाती है, जो कि अगर बंद है या ब्लॉक्ड है। और उसको फिर नाम दिया सूर्य भेदी, मतलब राइट साइड की, और चंद्र भेदी मतलब लेफ्ट साइड की। तो आप इस किस्म की आपको जरूरत है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लग रहा है मेरा एक तरफ का नाक बंद है और उसके कारण मैं ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो सूर्य भेदी चंद्र भेदी प्राणायाम कर सकते हैं। और उसके करने से अगर लाभ मिल जाता है, नाक साफ हो जाता है, बिकॉज इनसे काफी इमीडिएटली लाभ मिल जाता है। अगर आप सूर्य भेदी करते हैं 1.5 मिनट 2 मिनट भी करते हैं तो उससे लाभ होना शुरू हो जाता है। लंबा भी कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 3 और 4 मिनट। और वैसे ही चंद्र भेदी भी कर सकते हैं, बट 4 मिनट से ज्यादा मत करिए। तो इसे दोनों से लाभ मिलता है अगर वो ब्लॉक नॉस्ट्रिल्स हैं। ये हो गए और 2 प्राणायाम जो कि आप कर सकते हैं कि सूर्य भेदी चंद्र भेदी भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा 2 प्राणायाम ऐसे हैं, एक तो उद्गीत है, एक भ्रामरी है, तीसरा एक और। 3 प्राणायाम ऐसे हैं जो बहुत जरूरी हैं धारणा करने के लिए। जैसे अनुलोम विलोम और कपालभाति बहुत जरूरी हैं, उसी तरह से ये अगले 3 भी बहुत जरूरी है। इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनमें से एक प्राणायाम तो है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम बहुत 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 जरूरी है धारणा के लिए, ध्यान लगाने के लिए। भ्रामरी प्राणायाम होता है जब हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं अंगूठी के साथ, ऐसे दोनों अंगूठों से दोनों कानों को बंद कर लिया और दोनों फिंगर्स के साथ नोज को बंद कर लिया, तो कानों को बंद कर लिया और नाक को बंद कर लिया। और सांस लेने के बाद उसके बाद नाक को बंद किया, और सांस छोड़ते वक्त एक बम्बल बी कहते हैं जिसको, मधुमक्खी, उसकी तरह की आवाज टाइप की आवाज निकालते हुए हमने आस्ते आस्ते नाक से ही ब्रेथ को बाहर निकाला। ठीक है, ये भ्रामरी। कान को बंद किया अंगूठों से, दोनों अंगूठों से, और नाक को बंद कर लिया के साथ। अगर सांस लेने के बाद नाक को बंद किया ऐसे, और उसके बाद हमने पूरी तरह से सांस को बाहर निकाला और आवाज की साथ साथ बम्बल बी साउंड, उसको भ्रामरी कहते हैं, भ्रमर की तरह की आवाज, भ्रमर ही उसको कहते हैं मधुमक्खी को। तो भ्रमर के जैसी आवाज करते हुए हमने सांस को बाहर निकाला। वो जो की आवाज होती है वो मेंटल हर कंडीशन को क्योर करने के लिए बहुत अच्छी होती है। जिनको मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, मेंटल डिजीजेस होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। इससे होता क्या है कि इससे धारणा, ध्यान लगने में मदद मिलती है। इससे जो थॉट्स होते हैं जो चलते रहते हैं दिमाग में, वो बाहर निकल जाते हैं, वो क्लीन आउट हो जाते हैं और वो आते नहीं है। कि ये इको साउंड गूंजता रहता है तो उससे वो दूसरी थॉट्स जो रहते हैं वो दिमाग में आते नहीं। तो भ्रामरी बहुत जरूरी है। अब भ्रामरी के बाद एक और प्राणायाम है जिसको कहते हैं उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम का मतलब होता है कि जब हम बाहर से सांस को बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हुए हम उसके साथ साथ ओम की ध्वनि प्रोनाउंस करते हैं। मतलब लंबा सांस ले लिया और जब उसको बाहर निकाला तो होता है उद्गीत। ठीक है, मतलब जोर से कोई गायन करना, उद्गीत। तो जो उद्गीत होता है वो सिर्फ ओम ध्वनि के साथ ही होता है, और वो लंबा प्रोनाउंस्ड ओम होता है, जिसमें अ और म छोटे होते हैं और बीच का ओ बड़ा खींचा हुआ रहता है। ठीक है ना, ये ओम। तो ये ओम की जो ध्वनि साथ करते हैं उद्गीत प्राणायाम में, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज ये भी हमको ध्यान लगाने में, धारणा में बहुत मदद करती है। जब हम ओम ध्वनि ही प्रोनाउंस करते रहते हैं और बोलते रहते हैं, उसी तरह से दिमाग के अंदर से बाकी सारे थॉट्स निकल जाते हैं, दिमाग साफ हो जाता है।
उससे ये क्लियरिटी हो जाती है कि हमारे अंदर ये ठीक हट गए, हमारे अंदर से दिमाग सारा क्लीन हो गया, एम्प्टी हो गया। तो एम्प्टी होने के बाद हम इसको एम्प्टी रख सकते हैं, थॉट्स को निकाल सकते हैं, नहीं आने दें अंदर, तो वो हेल्प मिल जाती है। और अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है, उसको हम 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो है प्लेन, सबसे ऑर्डिनरी प्लेन प्राणायाम, लंबा सांस लेना और लंबा सांस छोड़ना। ठीक है, हमने लंबा सांस लेना है, नाक से लेना है, एकदम सॉफ्टली, बहुत धीरे, कोई रश नहीं, बिल्कुल भी रश नहीं, ऐसे नहीं कि ले लिया, नहीं, कभी नहीं, नेवर डू इट। ऑलवेज मेक इट एज स्लो एज यू कैन, बहुत धीरे, रिलैक्स्ड, लंबा सांस। तो लंबा सांस हमने नाक से लेना है और लंबा सांस हमने नाक से आस्ते आस्ते छोड़ना है। ये जो है, इसमें मास्टरी हम कर सकते हैं, वो अगली स्टेजेस पर आएंगे, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। लेकिन लंबा सांस लेना और लंबा सांस छोड़ना, ये बेसिक प्राणायाम है। तो जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो वो भी आपको इस स्टेज पर जाकर, जब आपने भ्रामरी कर लिया या उद्गीत कर लिया है, तो स्टेज पे जाके लंबा सांस लेना और छोड़ना, ये वाला प्राणायाम करने से आप देखेंगे कि दिमाग के अंदर दूसरे थॉट्स नहीं आ रहे, गलत थॉट्स नहीं आ रहे, डिस्टर्बिंग थॉट्स नहीं आ रहे, अपने आप आपको धारणा की तरफ लेके चला जाएगा, मेडिटेटिव कंसंट्रेशन की तरफ लेके चला जाएगा और आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस प्राणायाम के 2-3 भाग अगर हम करें, तो उसमें वो कुंभक भी आ जाते हैं। कुंभक मतलब होता है होल्डिंग इट ऑन दिस साइड एंड होल्डिंग इट ऑन दैट साइड। मतलब अगर हमने लंबा सांस खींचा और सांस खींचने के बाद हमने उसको अंदर ही होल्ड कर लिया, ठीक है। अब इस चीज में दोनों व्यूज अवेलेबल हैं कि हमने होल्ड पेट में करना है या होल्ड छाती में करना है, दोनों टाइप ऑफ व्यूज अवेलेबल है। मेरे लिए ये समझना आसान है कि हमने होल्ड छाती में करना है, पेट में नहीं करना। ठीक है, लेकिन बहुत लोग समझाते हैं कि जब आप न्यू बॉर्न बेबी को देखते हैं, तो उसका तो सांस जाता ही पेट पर है और पेट से निकलता है, उसका तो पेट ही चल रहा होता है, छाती नहीं चल रही होती। ये आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं, लेकिन हम न्यू बॉर्न तो रहे नहीं, तो इसलिए हमको छाती ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है देन स्टमक। बट वट एवर इट इज, ये इसके लिए व्यूज अलग अलग है। आपको कन्वीनियंट लगता है कि मैं छाती की जगह पेट में होल्ड कर सकता हूँ, तो क्या करके देखिए, इट माइट गिव यू बेनिफिट। नुकसान लगता हो तो फिर उसको चेंज कर लीजिए, मगर मैंने जब भी होल्ड किया है उसको छाती में ही होल्ड किया, आई फाउंड इट मोर कन्वीनियंट एंड इजी। इसमें कुंभक ये होता है कि लंबा सांस लिया और उसको होल्ड कर लिया छाती में। उसका प्रिंसिपल ये है कि कभी भी डिस्टर्बिंग लेवल तक नहीं होल्ड करना, इतना नहीं होल्ड करना कि तुम आने लग जाए, छटकाने लग जाए, वाला होल्ड नहीं करना। तो कुछ होल्ड को छोड़ दिया और फिर बाहर होल्ड कर दिया, मतलब सांस नहीं लिया, जो बाहर निकला सांस उसको बाहर ही रोक दिया, उसको नहीं लिया। ये दूसरा तरह का कुंभक है, एक्सटर्नल। तो एक पहला जो है जो आंतरिक है, और एक दूसरा जो बाहरिक है। जो बाहरिक है उसको बाह्य कुंभक बोलते हैं, और जो आंतरिक है उसको अभ्यंतर कुंभक बोलते हैं। जो बाह्य कुंभक है मतलब सांस को बाहर ही अटका के रख दिया, जितनी देर तक कर सके उतनी देर तक ठीक है, पटाने की जरूरत नहीं है। तो जब सांस लेंगे तो डोंट फोर्स इट इनसाइड, यू हैव टू टेक इट वेरी वेरी स्लोली, लाइटली एंड स्लोली। तो ऐसे आप कुंभक दोनों तरफ कर सकते हैं अगर आपको कन्वीनियंस लगे तो। कुंभक करने से प्राणायाम करने की एबिलिटीज बढ़ जाती है, प्राणायाम करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, दोनों तरफ, हर किस्म के प्राणायाम करने की। क्योंकि मैंने कुंभक की बात की है, तो मैं तीनों बंद पे आ जाता हूँ। जो इन्होंने 3 बंद पूछे थे वो भी मैं तीनों बंद की, इन्होंने जलंधर बंद ही कहा था, मगर मैं तीनों बंदों की बात करता हूँ। 3 प्रकार के बंद होते हैं, ये 3 बंद कुंभक के साथ ही किए जाते हैं। मतलब अंदर सांस खींचकर
फिर कुंभक करना, बाहर सांस निकालकर फिर कुंभक करना, और उनके साथ साथ 3 बंधों को अप्लाई करना। आप एक बंध को एक बार कर सकते हैं, 9 बंध को एक बार कर सकते हैं। आपकी कैपेबिलिटी पर, क्षमता, मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। 3 बंध क्या है? पहला बंध जलंधर बंध, दूसरा बंध उद्यान बंध, तीसरा बंध मूलाधार बंध। जलंधर बंध जब आप गले को बंद करते हैं, अपने को छाती के साथ जोड़ के लगा लेते हैं। सांस आपने ले लिया अंदर, चेस्ट में अटका लिया, अटकाने के बाद आपने जलंधर बंद लगा दिया ऐसे। तो आपने होल्ड किया हुआ है अंदर और बंद लगाया हुआ है। जलंधर बंद जो है वो सबसे अच्छी बात उसकी ये होती है कि वो चेहरे की ब्यूटिफिकेशन को हेल्प, एजिंग प्रोसेस को शो नहीं करता। अगर आपकी उम्र हो रही है और शरीर में मुंह पर झुर्रियां वगैरह आ रही हैं तो वो बंद हो जाएगी। एजिंग प्रोसेस को शो नहीं करता। का पर्पस ये है कि जो लेवल ऑफ बॉडी है, नेक से ऊपर की जितनी बॉडी है उसकी हर किस्म के दोष को प्यूरिफाई करता है। तो जरूरी बात है कि अपर पोर्शन की बॉडी में हमारा ब्रेन और मस्तिष्क भी आता है, उसको भी प्यूरिफाई करता है, ऑक्सीजन को भी, ऑक्सीजन के कंटेंट्स को भी और ट्रैवलिंग को भी। होता यह है कि जब आप उसके बंद को रिलीज करते हैं और रिलीज करने के बाद आप आस्ते करके सांस को छोड़ते हैं और फिर जब लेते हैं, वो जगहें जो कि एम्प्टी हो गई थी, जिनमें से स्क्वीज आउट किया था, वहां पर ऑक्सीजन जाती है और एक्सपैंड करती है और फ्रेशनेस वहां पर महसूस होती है। तो जालंधर बंद से हर किस्म के लेवल ऑफ बॉडी के, मस्तिष्क के, ब्रेन के हेल्दीनेस के लिए लाभ होता है। तो ये हो गया जालंधर बंद। और ये दोनों तरह से किया जा सकता है, मतलब होल्ड इनसाइड करके भी, अभ्यंतर करके भी, और एक्सटर्नल होल्ड बाह्य करके भी। बाह्य करके जलंधर बंद वगैरह करने थोड़े मुश्किल होते हैं, कि हमने सांस को बाहर रोका हुआ है, फिर जलंधर बंद किया हुआ है, और फिर जब तक हम सांस लेने की क्षति में आते हैं, इसको रिलीज करना और आस्ते आस्ते सांस लेना, इट टेक्स प्रैक्टिस। तो अगर आप नए करने वाले हैं तो इसको बड़े प्रैक्टिस के साथ आस्ते आस्ते अटेम्प्ट करिए, तो हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। जलंधर बंद जो नेक को में होता है, उनको चेस्ट से लगा के ऐसे करके लॉक करके करते हैं। बंद का मतलब लॉक। जितनी देर तक हमने लॉक रखा, कुंभक रखा, हमने लॉक भी रखा। जब हम लॉक रिलीज करेंगे उसके बाद हम सांस रिलीज करेंगे, या उसके बाद ही हम सांस अंदर लेंगे। तो बंद को हम दोनों तरह कर सकते हैं, अभ्यंतर के साथ भी और बाह्य के साथ भी। इजी प्रैक्टिस के लिए अभ्यंतर के साथ पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, लगना शुरू हो जाए तो बाह्य के साथ करिए। दूसरा बंद उद्यान बंद। उद्यान बंद बेली बटन, बेली बटन बंद, पेट का बंद, वो भी उसी तरह से होता है कि हमने सांस को ले लिया, छाती में रख लिया और फिर पेट को अंदर खींच लिया। पेट को कितना अंदर खींचा जा सकता है ये तो बाबा रामदेव को देखकर आप समझ गए होंगे, कि वो इतना ज्यादा खींचते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो उद्यान बंद में पेट को अंदर खींचा जाता है। पेट को अंदर खींचने से और सांस को छाती में रख के अभ्यंतर कुंभक, बाह्य कुंभक करने से बॉडी के मिडिल पोर्शन में जो भी डिफेक्ट्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो ठीक होती है, उनका क्योर होता है, उनका उपचार होता है, उनका ठीक अच्छा होता है, होने लग जाती है। भूख ठीक लगती है, उल्टी सीधी भूख नहीं लगती, पाचन शक्ति बढ़ जाती है, पेट साफ होने लग जाता है। ये सारी क्रियाएं आपको शुरू हो जाएंगी अगर आप उद्यान बंद करना शुरू करेंगे। उसी तरह पेट को, बेली बटन को अंदर खींचना है और लॉक करके छोड़ देना है। लॉक करके उसको कैसे छोड़ना है और अंदर कैसे खींचना है, सीमा जी आ रही हैं, हमारा टाइम हो गया जाने का, जब वो आ रही है। हमने कैसे खींचना है कि हमने अभ्यंतर करके भी उसको लॉक करना है उद्यान को, अभ्यंतर में उसको रोके रखना है, जब तक उस लॉक को लगाए रखना है। तो आस्ते से हम उस लॉक को रिलीज करेंगे, उस लॉक को रिलीज करके हम सांस को
बाहर निकालेंगे। यही चीज है बाह्य कुंभक के साथ। अगर हमने बाहर सांस को रोक रखा है और उद्यान बंद लगा लिया है, हमने फिर उसको बंद को आस्ते से रिलीज करना है। रिलीज करके हमने फिर सांस आस्ते आस्ते लेनी शुरू करनी है। ठीक है, दोनों तरह से बंद लगते हैं, अभ्यंतर के साथ भी बंद लगते हैं, बाह्य के साथ भी बंद लगते हैं। तो हमने ध्यान बंद देख लिया कि क्या होता है। नंबर 3 हो गया मूलाधार बंद। मूलाधार ऑब्वियसली सबसे बॉटम बेसिक पॉइंट ऑफ द बॉडी, इनल मसल्स। तो जब हम उसी तरह से सांस अंदर लेते हैं, हम अपने नीचे के मसल्स को, अपने इनल मसल्स को खींच के टाइट करके ऊपर कर लेते हैं और उनको उसी तरह पकड़े रखते हैं टाइट करके जब हमने अंदर कुंभक किया हुआ है। जब हम सांस रिलीज करने लगते हैं तो हम मूलाधार के मसल्स को रिलीज करते हैं और हम सांस को छोड़ देते हैं। और अगर हमने बाह्य कुंभक के साथ किया है तो हमने सांस को बाहर निकाला है और मूलाधार को लगा लिया है। जब मूलाधार को हमने खींच लिया है मसल्स को और रोक रखा है बंद को, तो जब हम बंद सांस लेना चाहेंगे तो हम पहले बंद को रिलीज करेंगे और फिर हम आस्ते आस्ते सांस अंदर लेनी शुरू करेंगे। मूलाधार बंद बॉडी के निचले हिस्से की सारी प्रॉब्लम को कवर करता है, हर एक किस्म की प्रॉब्लम को। मूलाधार बंद कर रहने से बॉडी के नीचे के हिस्से की, मतलब पेट से नीचे जो भी बॉडी के हिस्से हैं, उन सारे चीजों को मूलाधार बंद क्योर करता है। तो मैंने आपको अलग अलग प्राणायाम बताए हैं। मुझे नहीं पता काउंट में कितने हो गए, 12 हो गए या 8 हो गए या 15 हो गए। तो इन प्राणायामों को करिए। इन प्राणायाम को कर मैंने आपको फिर तीनों बंद बताए हैं कि कैसे तीनों बंद करने हैं और क्या होते हैं ये 3 बंद। और ये 3 बंद जो हैं ये नॉर्मल एकदम प्लेन जो प्राणायाम होता है, सांस अंदर लेना सांस बाहर जाना, वही प्राणायाम के साथ ये बंद लगते हैं। बंद अनुलोम विलोम के साथ नहीं लगते। बंद किसी और प्राणायाम के साथ, कपालभाति के साथ, किसी और के साथ नहीं लगाइएगा मत कभी भी। सिर्फ इन प्राणायाम के साथ लगते हैं और कुंभक करने के बाद लगते हैं। जब हम कुंभक कर लेते हैं, सांस अंदर रोकने की प्रैक्टिस या बाहर रखने की प्रैक्टिस, रेचक और कुंभक, रेचक बाहर निकालना, कुंभक अंदर खींचना, हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं भी हम बंद कर सकते हैं, भी हम बंद लगाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सच है ये 3 बंद की प्रैक्टिस अगर अच्छी तरह हो जाती है तो धारणा इजीली एस्टैब्लिश हो जाती है। ये बिल्कुल सच बात है। धारणा का स्वरूप, इस पर मैं आता हूँ। पहले श्वेता जी ने प्रश्न पूछा, उनसे पूछ लेते हैं क्या पूछना चाहती है। ये श्वेता जी। हाँ पीयूष सर, ये जो 3 बंद आपने बताए, ये हम जैसे मिड ऑफ द मील, खाने के बीच या ब्रेकफास्ट के बीच में भी तो कर सकते हैं ना? ऐसा कुछ नहीं है कि इसको एम्प्टी नहीं, स्टमक? खाली पेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए उद्यान बंद तो खाली पेट के सिवा कर ही नहीं सकते। ठीक, अब आप कहती हैं कि मैं जलंधर बंद, मैंने लंच खा लिया लेकिन अब मैं डिनर के पहले करना चाहती हूँ तो कर सकते हैं। वही काफी लंच लोग के 1-2 घंटे के बाद में या ब्रेक में, जैसा होता है ना, ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच, या फिर लंच और इवनिंग का स्नैक्स के बीच में अगर कर सकते हैं तो। देखिए उसके बीच में बहुत सारे ऐसे प्राणायाम हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं बंद करने की बहुत ज्यादा फेवर में नहीं। ठीक है, दूसरे बहुत सारे प्राणायाम कर सकते हैं आप, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, नॉर्मल अनुलोम विलोम, दूसरे प्राणायाम कर सकते हैं। इन जो है प्राणायाम जिसको कहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बंद करने के फेवर में उस वक्त नहीं। बंद करने के फेवर में मैं सबसे ज्यादा तभी हूँ जब आप खाली सुबह सुबह बैठे हैं तो। ठीक है सर। हाँ जी, कोई और पीयूष जी, प्रश्न? हाँ जी, हाँ जी। ये जो बंद है ये हम एक्सक्लूसिव करते हैं या कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं? और कॉम्बिनेशन में करते हैं तो क्या सीक्वेंस मेंटेन करना चाहिए? नहीं, एक्सक्लूसिव और कॉम्बिनेशन से क्या मतलब? यानी एक 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 बार जब हम करते हैं तो एक ही करना जरूरी है, हम 2 साथ नहीं कर सकते। यानी एक के बाद दूसरा, अगर मैंने सांस अंदर ली है, कुंभक किया है, अब मुझे बंद
लगाना है तो क्या मैं 2 बंध लगा सकती हूँ, पहले जालंधर उसके बाद मूलाधार, या ऐसा कोई सीक्वेंस है, या मैं एक ही एट अ टाइम लगा सकती हूँ? नहीं, ऐसा सीक्वेंस कोई नहीं है टू आंसर यू। और इसकी सबसे अच्छी तरीका ये होता है कि आप अगर एक बंद को प्रैक्टिस करके 2 दिन 4 दिन 5 दिन करके थोड़ा परफेक्शन कर लें, दूसरा बंद करना शुरू करें। और आप एक साथ 2 भी कर सकते हैं, एक साथ 3 भी कर सकते हैं और अकेला 1 भी कर सकते हैं। ओके, बंदों में कोई वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस कर लें तो अच्छा रहता है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ पीयूष जी। जो सुदर्शन क्रिया होती है आर्ट ऑफ लिविंग में कराते हैं श्री श्री रविशंकर जी, तो उसमें अमुक स्टेज के बाद बंद लगाते हैं, तो बंद तीनों लगाते हैं एक साथ। तो वो नीचे की मसल्स को ऊपर खींचते हैं, पेट को अंदर डालते हैं और गले को नीचे कर देते हैं, और फिर जितना भी 10, 15, 20 सेकंड और सांस छोड़ के, ये भी जितना भी 10, 15, 20 सेकंड रख सकते हैं लोग, रखते हैं। उसके बाद फिर सांस खींच लेते हैं। तो उसका जो खींचते हैं ना, उसकी जो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, ठीक है ना। पहले नीचे खींचते हैं, फिर पेट अंदर डालते हैं, फिर सिर नीचे करते हैं और फिर सिर ऊपर करके रिलीज करते हैं अपने आप को। सो दैट इज वन थिंग जो कि तीनों एक साथ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि मैंने 3 तरह के अनुलोम विलोम सीखे हैं। वो भी 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस थे। एक तो है जो सबसे पहले मैंने सीखा था, जो मैं बचपन में हमारे घर में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी रहते थे, 6 महीने रहे थे, तो उनसे मैंने सीखा था। तो उनसे मैंने और भी कई प्राणायाम और योगासन सीखे हैं। और जिसे आप कह रहे हैं ना, वो नोवली करते हैं स्वामी रामदेव, तो वो अभी भी मैं कर सकता हूँ। मैं पेट को अपना हिला सकता हूँ अच्छी तरह से, घुमा आगे पीछे लेफ्ट राइट करके कर सकता हूँ, बिकॉज इट्स क्वाइट फ्लेक्सिबल। पर जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने मुझे सिखाया था, जो पहली मैंने सीखी थी, वो ऐसा सीखा था कि इट वॉज इन 7 स्टेजेस अप एंड 7 स्टेजेस डाउन। ठीक है ना, तो मैं करके बताता हूँ। वो भी अंगुली ऐसे रख के, होल्ड, होल्ड। एक मिनट, ये जो आप कर रहे हैं ना पहली स्टेज सूर्य भेदी चंद्र भेदी में आ जाती है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि उससे पहली स्टेज से क्या हो रहा है कि वो वाली नॉस्ट्रिल जो है वो क्लीन हो रही है, हाँ जी, कि फिर बाद का अनुलोम विलोम करने में कोई बाधा ना हो। तो ये ठीक है, उसको कर सकते हैं। इनकी नॉस्ट्रिल थोड़ी सी ब्लॉक या क्लीन नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा है कि पहली स्टेज इसी को करें, उसके बाद दूसरी स्टेजेस पर आए। अच्छा, दूसरी मैंने सीखी है जो कि ओशो फाउंडेशन से कराते हैं। वो इसी नाक से लेते हैं और इसी नाक से छोड़ते हैं। अगर बाएं नाक से श्वास लेंगे, फिर बाएं नाक से ही छोड़ेंगे। तो ये शायद 10 करके फिर यही चंद्रभेदी है ना, यही चंद्रभेदी है ना। जब सूर्य भेदी चंद्रभेदी करते हैं, जिस नाक से लेते हैं उसी नाक से छोड़ते हैं, लेते हैं फिर छोड़ते हैं, उसी से वो भेदन होता है ना, उसी से वो क्लैरिफिकेशन हो जाती है। यही चंद्रभेदी है कि बाएं से लिया तो बाएं से ही छोड़ा, दाहिने से लिया तो दाहिने से ही छोड़ा। लेकिन चंद्रभेदी और सूर्य भेदी में, पर्टिकुलरली सूर्य भेदी में जो दाहिने नाक वाली है, राइट नोज वाली है, उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि 3 मिनट से ज्यादा मत करिए। 3 मिनट से ज्यादा करना हो तो रिलैक्स कर जाइए, नॉर्मल ब्रीदिंग करिए थोड़ी देर, फिर उसके बाद दोबारा कर लीजिए। तो कॉन्टिन्यूअसली 3 मिनट से ज्यादा मत करिए। ठीक है। और लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि अगर जैसे प्राणायाम से नाक साफ करना होता है, तो जल नेति से भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। गर्म पानी से थोड़ा सा नमक डाल के, इस नाक से पानी डाला, इस नाक से निकाला, बिल्कुल and then do the reverse process। बिल्कुल, उसकी वो गड़बी भी मिलती है ना, जो का मटका डाल के करते हैं। वो आगे हो रहा है। हाँ, वो आप कर सकते हैं। जल नेति करना बहुत अच्छा होता है, उससे क्लीन हो जाती है सारी। तो जल नेति करने के बाद भी प्राणायाम में बैठ सकते हैं तो इजी होता है। मेरा प्रश्न है एक छोटा सा। जी रवि जी।
कि क्या ये ज़रूरी है कि कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम ज़रूरी करना है, या क्योंकि कई कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, मैं नहीं स्पेशली रामदेव जी कहते हैं। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि कपालभाति के बाद ही अनुलोम विलोम करना हो। अनुलोम विलोम कर लेना चाहिए, ताकि वो कपालभाति के 2 प्राणायामों के बाद कर लो आप, या कुछ और समय बाद कर लो, उससे प्रॉब्लम नहीं है, कर लेना चाहिए। क्योंकि कपालभाति जब करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा स्टमक जो सारी एक्टिविटीज हैं और उसकी जो सारी कंसंट्रेशन है वो सारी अलग तरीके से बॉडी में होने लगती है। उसके बाद कपाल अनुलोम विलोम करने से वो सारी जो एक्टिविटीज हैं वो शांत हो जाती है। अगर कोई भी चीज एक्साइट हुई होगी तो वो शांत हो जाएगी। तो अनुलोम विलोम जो है वो शांति देता है, कपालभाति एजिटेशन देता है। तो इसको इस तरह समझ लीजिए आप, और क्या ना। ये भी जरूरी है कि जो प्राणायाम है वो आसन या वो योगासन करने के बाद करना चाहिए, या पहले भी कर सकते हैं? बाद नहीं करना चाहिए, बाद में करना चाहिए, बिल्कुल, पहले हमेशा ही योग बाद में आसन करना वगैरह करने के बाद, उसके बिल्कुल। बाद प्राणायाम। बिल्कुल, हाँ जी, हमेशा। थैंक यू। पीयूष जी, जी। कभी कभी ऐसे महसूस हुआ है कि प्राणायाम करने के बाद हेड हेवी हो जाता है, वो किस कारण होता होगा? उसका कारण ये है कि आपने प्राणायाम ठीक से नहीं किया। उसका हाँ। दूसरा कारण ये है कि आपने राइट नॉस्ट्रिल को ज्यादा यूज किया है देन लेफ्ट नॉस्ट्रिल, या आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव नहीं है, राइट एक्टिव है ज्यादा। हेड हैवी होगा ही होगा। और अगर आपने कपालभाति भी ठीक से नहीं की है या अनुलोम विलोम ठीक से नहीं किया है, हेड हैवी होगा। अगर हेड हैवी होता है तो उसको स्टॉप कर दीजिए, उसको कैरी ऑन मत करिए, और ओके, करेक्ट करने का तरीका पता करिए और उसमें करेक्शन करिए। ओके, थैंक यू। का मतलब ये है कि जो भस्त्रिका या चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, ये पहले करने चाहिए कि दोनों नासिकाएं खुल जाएं, उसके बाद कपालभाति और अनुलोम विलोम करें। बात बिल्कुल ठीक बात। तभी उन्होंने बताया ना कि पहली वो एक्टिविटी ये करवाते थे, जो इन्होंने केतु जी ने अभी बताया, वो इसलिए कराते थे ताकि वो क्लियर हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नासिकाएं जो है वो क्लियर हो जाए, तो उसके बाद फिर बाकी काम इजी हो जाता है। जी, मैंने क्या ये 12 के कॉन्फ़िगरेशन में बताया है, या कम या ज्यादा हो गया मेरा प्राणायाम बताने का? पता नहीं ये 12 प्राणायाम ही हुए मेरे, कि 15 हो गए, या इनमें ही रह गया, ये मेरे को नहीं पता चला। मगर ये हैं बेसिक प्राणायाम, तो आप इनको करके करिए, जो कि सूट करता है वो करिए। प्राणायामों से अब धारणा, इस पर हम कल बात करते हैं, ठीक है? आज प्राणायाम और बंधों पे बात हुई है। प्राणायाम और बंध के ऊपर कोई और प्रश्न अगर होगा या समझना होगा और, तो कल फिर दोबारा पूछ लीजिएगा मेरे को। I'll be very happy to explain them one again to you. ठीक है, बात कर लेंगे। आज कोई और प्रश्न या कोई और कमेंट हो तो बताइए। ये पीयूष जी, जो भ्रामरी आपने बताया, उससे क्या लाभ होता है? भ्रामरी तो मेडिटेट लाभ बहुत ज्यादा होता है। भ्रामरी जो है वो ब्रेन को एकदम फोकस कर देता है। किसी भी बच्चे को जिसके अंदर फोकस करने की क्षमता नहीं होती, तो उसको भ्रामरी करवाइए, वो ठीक हो जाएगा। भ्रामरी करने से ब्रेन जो है वो बहुत जल्दी फोकस करने लगता है। ओके। और वो दिमाग के अंदर जो वो गुंजन होती है, हाँ। की जो गुंजन होती है, गुंजन होने से बाकी सारे थॉट्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं। उसका एक रेजोनेंट इफेक्ट रह जाता है गुंजन का, जो कि फिर वो थॉट्स को आने भी नहीं देता। तो वो मेडिटेशन करने में, और उसके बाद जो आप चाहते हैं कि मैं इस चीज पर ही मेडिटेट करूं, वो ध्यान लगाने में आपको इजी हो जाता है। ओके। भ्रामरी करने के, ओके। भ्रामरी बहुत अच्छा प्राणायाम, बहुत अच्छा, पीयूष जी, जरूर करना चाहिए जी। मैं एक शेयर करना चाहूंगा। मुझे पता नहीं था भ्रामरी क्या चीज है, मगर मैं जब मेरी यूनिवर्सिटी में मैं बीई कर रहा था, हाँ जी, तो मैं बहुत पढ़ता था। मैं जॉब भी करता था और पढ़ता भी था, वो भी इंडिया में था। तो इंडिया में जॉब ऐसी यहाँ जैसी नहीं होती, काफी दिक्कत भी होती है। तो कम से कम 10-12 घंटे की जॉब होती थी, और वो जॉब भी ऐसी होती थी कि 15 किलोमीटर चलना होता है, हेवी शूज पहन के। मिले 50% मिलिट्री जैसी जॉब थी। और फिर मैं बीई करता था तो बहुत परेशानी होती थी, मेरा ब्रेन बहुत एकदम हेवी हो जाता था। कुछ मतलब
इट इज गोइंग बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन, ऐसा सब और होता था। तो वो टाइम पर मुझे पता नहीं था ये योगासन वगैरह का कुछ भी, अभी भी मुझे नहीं पता है, मगर तो वो टाइम पर मुझे एक चीज मुझे समझ में आई कि अगर हम लोग वो जो आप जो भ्रामरी वाला ही एग्जैक्टली अगर साउंड करेंगे तो दिमाग हल्का हो जाता है और आगे और पढ़ाई कर सकते। तो समझिए मैंने 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई की, और जब छुट्टियां मिलती थी एग्जाम के लिए छुट्टी लेता था, तो वो टाइम पर तो मैं दिन में 18 घंटे 20 घंटे पढ़ाई करता था। इतना बहुत पढ़ाई करनी पड़ती थी क्योंकि बाकी सब लेगिंग हुआ रहता होता है जॉब की वजह से, तो एनीवे तो वो जब साउंड करते हैं तो दिमाग एकदम उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, मगर ऐसा सोच लीजिए कि दिमाग बहुत हेवी हो गया था और सडनली दिमाग के अंदर एकदम कुछ ठंडा डाल दिया। तो दिमाग के अंदर ठंडा एक्सप्लेन करना शब्दों में काफी कठिन है, मगर जैसे समझ लीजिए या तो बहुत सी हमारे दिमाग की कोशिकाएं सूख गई थी और उसमें सडनली जैसे बहुत सारा पानी और ऐसे उससे कूलिंग हो गई, ऐसा मतलब ये टाइप का एक एक्सपीरियंस होता था। और एकदम दिमाग में एकदम जैसे सन से ठंडा हो जाता था, ठंडा मतलब नॉट फिजिकली, मगर वो जो लोड होता था वो एकदम रिड्यूस हो जाता था और फिर मैं और आगे पढ़ाई कर सकता था। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये चीज के लिए हुआ। नहीं बिल्कुल ठीक, एकदम करेक्ट, आपने एकदम हाँ करेक्ट एक्सप्लेन किया एकदम। हाँ, और जस्ट आई विल लाइक टू शेयर के उससे मुझे बहुत फायदा भी हुआ और मैं यूनिवर्सिटी में मैंने गोल्ड मेडल भी लिया। तो आई एम यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। वेरी गुड केतन जी। वेरी गुड, वेरी कांग्रेचुलेशंस गुड। केतन जी। या सो आई विल लाइक टू शेयर। और मैं दूसरा भी कहना चाहूंगा, मेरी डॉटर के लिए भी मैंने यही कहा। मेरी डॉटर डॉक्टर है, वो पढ़ रही थी और वो भी यही कह रही थी कि दिमाग बहुत गर्म हो जाता है और यू नो वी आर ओवर यूटिलाइजिंग आवर ब्रेन। तो वो ब्रेन का जो कूलिंग होता है वो रेडिएटर नहीं काम करता उतना, क्योंकि बहुत हेवी लोड आ गया है। तो उसको भी मैंने यही चीज बोला कि 2 चीज करो। एक तो ये कि ये भ्रमरी वाला जो कैसे वो करना चाहिए करके, मगर उसमें मैं थोड़ा ऐड ये करना चाहूंगा पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड आई डोंट नो द टेक्नोलॉजी साइड ऑफ इट, कि हमारे दांत जो है ना ऊपर वाले जो दांत है, वो दांत का जो हमारा गम्स है वो गम से लेकर नाक के बाजू में से और आंख के कोने में से ऊपर तक अगर 2 लाइनें ड्रॉ की जाए तो वो लाइन है वो हमारे पूरे बॉडी के कंट्रोलिंग के करती है। तो एक प्रॉब्लम ये होती थी कि नींद नहीं आती, इतना सारा पढ़ाई हुआ तो नींद नहीं आती। और हाउ टू हैव ए वेरी क्विक स्लीप, जैसे कि आपको समझिए 30 सेकंड्स में एकदम डीप स्लीप में जाना है 30 सेकंड, तो वो काफी मुश्किल लगता था। और टाइम कम है कि 3 घंटे में इतनी डीप नींद लेनी है कि फिर आपको फिर से फ्रेश होके काम करना है, 18 घंटा 20 घंटा पढ़ाई करना या कुछ भी काम। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया धीरे धीरे, और मेरी डॉटर को भी मैंने वो समझाने की कोशिश की और शी कुड डू दैट एंड देन शी बिकेम ए डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। तो वो एक उसमें ये एक्सपीरियंस हुआ कि एकदम वो शवासन के जैसे सो जाइए, जैसे आप नींद में सोते हैं एकदम पीठ के ऊपर आराम से। और काफी डिफिकल्ट है वो समझाना, एक्चुअली इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। मगर कभी किसी को अनुभव हुआ रहेगा कि यू विजिट योर बॉडी, ये वर्ड है, आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ रहेगा कि किसी को भी कि यू विजिट योर बॉडी, मतलब यू विजिट योर फिंगर्स, यू विजिट योर इन योर ब्रेन, यू विजिट द ऑर्गन। ये पहला स्टेप है। जब ये ऑर्गन को विजिट करते हैं तो वो एक प्रैक्टिस पहले होनी चाहिए, और बाद में वो विजिटिंग यू विजिट योर अपर जो बोन। अपर जो का जो है, मैंने जो लाइन जो बताई पहले, उसको आप विजिट करो। मैं वीडियो करूंगा, वैसे मैं कुछ दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं अभी नहाया भी नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई टू वीडियो टू शो इट। आप मुझे बताना मैं दिख रहा हूँ बराबर, पीछे लाइट आ रही है। एक मिनट में घुमा देता हूँ इसे।
मैं बहुत लोगों से ये शेयर किया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लोगों को, मेरा व्यक्तिगत ये अनुभव है, मैं नाया भी नहीं हूँ, सॉरी फॉर दैट, कुछ ठीक नहीं है। एनीवे, दिखते कैसे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अंदर क्या है इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से लेकर ऐसे यहाँ और यहाँ तक ऐसे एक लाइन है। और मेरी डॉटर ने कंफर्म भी किया कि वी हैव गॉट 95% ऑफ नर्व्स गोइंग थ्रू दिस फॉर आवर ब्रेन। तो जब आप सोते हो तो आप सो जाइए, ऐसे हाथ करके छाती के ऊपर आराम से, ऐसे अच्छे से। पिलो नहीं लेंगे तो अच्छा है, लेंगे तो थोड़ा पतला सा पिलो ले, ज्यादा पिलो नहीं लेंगे। एंड यू विजिट योर जो बोन हियर, यू विजिट हियर। अभी ये मैं कह रहा हूं तो शायद, आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मगर यू विजिट हियर। When you start visiting here, in first 5 seconds, you will feel that यहाँ एक वो जो हमारा जो हार्ट है ना, वो पंप कर रहा है ना, झप 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 झप, वो पंपिंग आपको यहाँ फील होनी है। जब वो पंपिंग आपको यहाँ से, क्योंकि ये सबसे इजी टू फील प्लेस है, यहाँ क्यों करनी है, क्योंकि दिस इज द इजीएस्ट प्लेस टू फाइंड योर पल्स। यहाँ से वो फील चालू करे, धप 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 धप, और जब वो आप उसके साथ में अपना जो दिमाग है उसको साथ में आप जब रेजोनेंस में आ गए, तो आपको सडनली पता चलेगा कि आपका पूरा बॉडी एक्चुअली वही रेजोनेंस में चल रहा है। और ये साइंटिफिक भी है, क्योंकि जब हमारा एक पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन में हृदय है, वो यहाँ से पंप करेगी खून को, धप धप। तो नेचुरली वो टाइम पर जितनी भी लाइनें हैं, वो सभी लाइनों में वो नाड़ी से धप 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 सब जगह पे खून पास होना चाहिए, नहीं तो खून रिटर्न कैसे आएगा। तो वो सेकंड के ऊपर, मतलब इट टेक्स अराउंड 15 सेकंड टू रीच दैट। और उसके बाद में आप देखेंगे तो आपका पूरा बॉडी है ना, वो पूरा बॉडी का आपको धप 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 ऐसे आपको अंदर से रेजोनेंस है। आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हमारा जो बॉडी है ना, वो कंटिन्यूस साइकिल में चल रहा है। और हर एक, इवन फ्रॉम टिप टू टो, हर एक कॉर्नर, इंक्लूडिंग योर फिंगर्स, योर लेग्स, योर थाइज, योर स्टमक, एवरीवेयर इट इज गोइंग लाइक धक 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 धक। जब वो स्टेज में जाते हैं, which reaches around 25 seconds or 30 seconds, आप नींद में चले जाओगे। That is the place, क्योंकि हम कब नींद में जाते हैं वो हमें नहीं पता चलता, क्योंकि it is an uncontrolled activity from our brain. But to reach that door very quickly, this is the method which I use. और मैंने मेरी डॉटर को भी बताया, अभी इसको मैंने ऐसे समझाया, कोई अंधश्रद्धा मानेगा ऐसा नहीं है, ये पूरा साइंस ही है। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए मैं कभी समझिए इंडिया ट्रैवल करता हूँ, कोई बोलता है अरे तुम्हें, मैं बताऊँ मुझे सिर्फ आधे घंटे की नींद चाहिए, मगर मुझे बोलता है अरे तू इतना थका हुआ कैसे सोएगा। आई टोल्ड आई कैन स्लीप विद इन 30 सेकंड्स। मुझे अभी भी इतना फ्रेश भी हूँ, मगर मुझे अगर अभी सोना है तो मैं 30 सेकंड में सो जाऊंगा। अच्छा, इसका मैं साइंटिफिकली ये जो मैंने पूरा कहा ना, मैंने, सॉरी आपका लंबा टाइम लूंगा थोड़ा, ये जो मैंने कहा ना, इसका मुझे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। मैंने किया, मेरा अनुभव हुआ, मेरी डॉटर का अनुभव हुआ, मगर साइंटिफिक एविडेंस नहीं हुआ। 3 साल पहले एक मशीन आती है जो यहाँ लगाते हैं, और काफी लोगों को पता रहेगा, वो मेडिटेशन की मशीन है एक्चुअली। तो वो यहाँ लगाते हैं और वो बोलते हैं, और कान में हेडफोन होते हैं उसके, और यहाँ प्रोब्स होते हैं, और वो बोलते हैं कि आप जितने डीप गए वो टाइप का आपको म्यूजिक सुनाई दे। बेसिकली ब्रेन के जो सिग्नल्स हैं उसको वो डिकोड करके उसके हिसाब से वो लोग म्यूजिक सेट करते हैं। तो जो म्यूजिक आपको सुनाई देगा उतने आप डीप गए हैं, मतलब उतनी ब्रेन एक्टिविटीज कम हो गई है, या तो द पीक्स एंड वैलीज हैव रिड्यूस्ड टू अ स्मूदर कर्व। वैसा मशीन वो लोगों ने बनाई है, अभी भी मिलती है, आप ऑनलाइन जाएंगे खाली $60 में मिलती है। जिसको भी खुद को अपने लिए $60 खर्चा करना है वो कर सकता है, और ये काफी अच्छा मशीन भी है। तो उसने कहा कि ये मशीन लगाओ और आप थोड़ा आराम से बैठने के लिए देखो, और आप कितने डीप जा सकते हैं वो आपका खुद का फ्री टेस्ट। ये मैंने हमारे डंडा स्क्वायर के ऊपर दोपहर को 12 बजे कड़ी धूप के अंदर
समर के टाइम पर डंडा स्क्वायर पर मैंने ये मशीन की देखी थी, तो मैंने वो टाइम पर वो की, मैं वो भी बता देता हूँ। और इतनी गर्मी भी थी और आजू बाजू में कितने सैकड़ों लोग थे, तो मैंने बोला व्हाई नॉट टू ट्राई माय एक्सपीरियंस इन दिस मशीन, क्योंकि ये मशीन अभी कुछ बोलेगी मुझे, तो मुझे कुछ ज्यादा समझ में आएगा। तो वो मशीन में मैंने सोचा कि चलो मैं वो ट्राई करूंगा। तो मैंने वही चीज, वो जो मैंने बोला ये वाली, वो मैंने ट्राई की जब वो मशीन लगाया हुआ। अभी वो मशीन की जो मॉनिटरिंग है वो लेडी के पास भी थी, मतलब शी कैन सी द कर्व्स गोइंग थ्रू इन माय ब्रेन थ्रू हर मॉनिटर। और 5 ही मिनट के लिए देते थे मशीन, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी थी। तो 5 मिनट के बाद में मैंने उसको पूछा कि भाई तुमने देखा क्या, हुआ क्या, मुझे तो पता ही नहीं चला कुछ। तो उसने मुझे बोला कि पिछले 20 साल में मैंने किसी भी व्यक्ति को 5 मिनट में ये लेवल अटेंड करते हुए नहीं देखा। ये उसका वर्ड है, मैं मेरी लाल नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत नम्रता से कह रहा हूं। उसने बोला कि विद इन 3 मिनट्स यू रीच्ड अ लेवल in such a crowded area with a noisy place in a hot summer under the sun। ये तंबू लगाया हुआ था मगर खुला था, मतलब उसमें तुमने जो 3 मिनट में, उसने बोला आपको क्या झरने की आवाज और बर्ड्स की आवाज सुनाई दी, ऐसा उसने मुझे पूछा। मैंने बोला मुझे वो भी नहीं पता, क्योंकि मैं सुन भी नहीं रहा था, क्योंकि मैं फोकस कर रहा था, तो मैं सुनूंगा क्या ऐसे। तो उसने बोला कि तुमने जो लेवल अटेंड किया ना, ये लेवल मैंने आज तक सिर्फ 2 या 3 लोगों में देखा है, कोई लोग वो लेवल तक नहीं जा सकते। ये मशीन ने ये, और तो मुझे क्या लगा, मुझे एक अच्छा लगा कि जो थियरी, जो मुझे नहीं पता है, हमारे पूर्वजों ने ये सब तो बहुत डीप किया होगा ऑलरेडी, लिखा भी होगा, वो संस्कृत भी हमें नहीं पता, उसकी पूरी मेडिटेशन की प्रोसीजर नहीं पता इतनी डिटेल। मगर मुझे एक चीज अच्छी लगी कि जो थियरी मैं पिछले 20-25 साल से यूज करता हूँ अभी भी, कि वो थियरी का साइंटिफिक एविडेंस मुझे वो मशीन से मिला। मतलब वो व्यक्ति ने मुझे कहा कि विद इन 3 मिनट इतनी डीप जाना शक्य नहीं है। तो उसने मुझे पूछा भी, द सेम थिंग शी आस्क्ड मी कि तुम ये अटेंड कैसे किया है 3 मिनट में। तो यही चीज जो मैंने अभी पहले 10 मिनट पहले बताई है पूरी, वो मैंने बोला कि मैंने ये तरीके से ये अटेंड किया और ये तरीके से मैं करता हूँ, मेरी अभी भी नींद लेता हूँ। तो शी वाज सरप्राइज, उसने बोला मुझे नहीं पता है क्या है, मगर मेरी मशीन ने ये बताया कि यू कुड डू इट इन ए रियली शॉर्ट पीरियड अप टू ए वेरी डीप लेवल ऑफ ब्रेन, जहां ब्रेन को सुकून मिलता है। बेसिकली ब्रेन को वो लेवल में इतना कंफर्ट लेवल हो जाता है ताकि वो ब्रेन वापस हार्ड वर्क करने के लिए नेक्स्ट टाइम रेडी हो। और फिर उसके आगे के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, जैसे आपके ब्रेन, यू कैन थिंक बियॉन्ड व्हाट पीपल कैन थिंक, you can think in more 360-degree viewpoint than what other people can. You can think beyond the time, like आज से 20 साल बाद में क्या होगा वो आप अभी से ही कभी वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग से, बेसिकली ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। हाँ, ऐसा मुझे ये मैं शेयर करना चाहता था क्योंकि ये काफी टाइम से मैं कर रहा हूँ और मुझे ये, और बहुत ही सिंपल है। और ये मैंने मेरी डॉटर को, उसने भी यही बोला, पापा मैं नहीं पढ़ाई कर सकती हूँ, दिन में 20-20 घंटा वो पूरी यूएसएमएल वगैरह की मोटी मोटी किताबें पढ़ती थी। तो मैंने बोला तू ये तरीके से कर, तुझे अच्छा लगेगा। एंड शी ट्राइड एंड शी कुड डू इट। मेरी और एक मुझे खुशी ये हुई कि मैं किसी को बता सका और वो भी वो कर सके। और मैं ऑफ कोर्स आई वाज फिजिकली इन फ्रंट ऑफ हर, तो मैंने उसको बताया ऐसे हाथ रखना है, फिर तुमको कौन सा कंफर्ट लगता है, ऐसे जैसे चेस्ट के उधर हाथ रखना है, क्या ये नवल के उधर हाथ रखना है, या ऐसे सीधे हाथ रखना है, तुझे कौन से पोजीशन में वो जो धबधब है वो ज्यादा क्विकली आता है वो देखो। तो उसने वो किया, उसको भी मेरे जैसे ही, जैसे ये हाथ को ऐसे रख के हम लोग रखते हैं ना, चेस्ट के नीचे और नेवल के ऊपर, और एकदम बिल्कुल रिलैक्स करके, मतलब नो स्ट्रेन इन द मसल्स, ऐसे करके यहाँ से फोकस करना है। मगर दिस इज द प्लेस, ये जो जगह है ये उसकी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेंसिंग the pulse of the body in a complete resonance. The easiest place to identify is this, which eventually goes like this, यहाँ से यहाँ जाती, शायद उसीलिए वहां चंदन का तिलक होगा कूलिंग करने के लिए, पता नहीं क्या क्या होगा, मगर ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैंने आपसे शेयर। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आई होप कि लोग इसको प्रैक्टिस करके कुछ इसमें से गेन कर सकें।
ये प्राइमरीली जो है ना, ये हमारी साइनस कैविटी है, या दांत के ऊपर से शुरू होती है और नाक के यहाँ से जाके ऐसे ऊपर तक जाती है, हमारी साइनस कैविटीज है। अगर साइनस कैविटीज साफ नहीं होती, क्लीन नहीं होती, तो सोने में तकलीफ होती है, सोचने में तकलीफ होती है, हर चीज में प्रॉब्लम होती है। जी तो ठीक है, आपने जैसे बताया, पीपल कैन ट्राई दैट। हाँ, आप कभी भी किसी मतलब ऐसा ट्राई करना, खाली सो जाना है और कुछ भी ज्यादा नहीं है। मतलब इसमें कोई ऐसा सांस लेना, आराम से सांस लो जैसे रेगुलर सांस लेते हैं। कोई कपड़ों की ये नहीं है। हाँ, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली है और ऐसा है तो अलग बात है, मगर वो तो ज्यादा करके तो नॉर्मल केसेस में नहीं होता और इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती। मतलब वीक में एक बार भी अगर ऐसी नींद आ जाए तो इनफ है। और मेरी फैमिली की कंप्लेंट भी है कि आप कैसे भी सो जाते हो, तो वो एक वो एक जोक पार्ट है। बिकॉज आई कैन स्लीप विद इन 2 minutes, आई एम फास्ट अस्लीप। वो बोलते हैं कि तुम इतने जल्दी कैसे सो गए, यू नो, लाइक पीपल टॉक एंड देन स्लोली ऐसे डोजिंग होता है, फिर नहीं नहीं मैं जाग रहा हूँ, ऐसा होता है। मगर इसमें मैं आई कैन स्लीप विद इन 1, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, विद इन 1 minute आई कैन बी फास्ट अस्लीप थ्रू दैट फास्ट। तो एक एडवांटेज होता है और उससे ओवरलोड भी कर सकते हैं। मतलब आप 36 घंटे जागना है, 40 घंटे जागना है, वो भी आप जाग सकते हैं बाय डूइंग। ठीक है, हाँ। गुड गुड गुड। पीयूष, कल क्या करना है? ये अपने इस टॉपिक को फर्दर करेंगे और धारणा पे बात करेंगे। अगर प्राणायाम और इस पर कोई क्वेश्चन होंगे तो उनको पहले हैंडल करूंगा कि क्लैरिफिकेशन हो सके। धारणा पे बात करेंगे। नेक्स्ट वीक मैं पिकअप करूंगा कि अगर सब कुछ परमात्मा का बनाया हुआ प्रारब्ध है तो फिर फ्री विल क्या है। अगर सब कुछ भगवान ने बनाया हुआ है कि हमको जो जीवन मिलना है, जैसा भोग मिलना है, तो फ्री विल क्या है। गुड तो नेक्स्ट वीक करेंगे। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ज्वाइन मी जी। टुमारो। ठीक है, everybody, नमस्कार पीयूष, thank you। नमस्कार Thank you, पीयूष जी, सबको सबको नमस्ते, नमस्ते। सबको नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते। चलो रीत ले लो, बंद कर।